हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद अड्डा। आज का सेक्शन हिस्ट्री का लिया गया, जिसके अंदर टॉप 40 क्वेश्चनों को लिया गया है। प्लस अगर हम अपन उनको विस्तार से करेंगे तो 150 प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने पिछला करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने टॉप कितने 56 क्वेश्चन लिए गए होंगे, उनमें भी हमने 150 प्लस क्वेश्चन किया होगा, विस्तार से किया था। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको देखना है तो मैं इसकी लिंक नीचे दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये तो इजी सा है, परंतु हम इसको फैक्ट के साथ करेंगे। इसने पूछा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको पता है इब्राहिम लोधी है। दिल्ली सल्तनत पर पांच राजवंशों ने शासक किया था। उनका नाम क्रमवाइज पूछा जाता है। पहला शासक कौन था? पहला वंश कौन सा? यानी कि आपको ट्रिक याद रखनी है। अगर दिल्ली में गुलाब खिले तो सूंघ लेना, यानी कि गुलाब खिले तो सूंघ लेना। गुलाब से आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, आ जाएगा गुलाम वंश। ठीक है, सेकंड नंबर कौन सा आ जाएगा? खिलजी वंश। और थर्ड नंबर कौन सा आ जाएगा? तुगलक वंश, जिसने सर्वाधिक राज किया था दिल्ली सल्तनत पर, यह भी पूछा जाता है। और 4 नंबर कौन सा आ जाएगा? सैद वंश, जिसके संस्थापक खिजर खां थे। और अंतिम आ जाएगा लोधी वंश। लोधी वंश, ठीक है। अब बात करते हैं लोधी वंश की। उन्हीं में से लिया गया कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी। अगर आपको पूछे लोधी वंश का संस्थापक कौन था, कौन आ जाएगा? बलोल लोधी। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी को किसने पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी? सबसे पहले आया था आपके मोहम्मद गौरी के बाद में दिल्ली सल्तनत के बाद में आ गया मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने 1526 में। इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर, पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। इतने फैक्ट याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? तराइन की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी, बताइए। तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें किसकी विजय हुई थी? इसमें दूसरे में तो हो गई थी, मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी, ये हार गया था। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखें। कब हुई थी प्रथम? अगर प्रथम लड़ाई की बात करें, तराइन कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, इतना याद रखें। प्रथम लड़ाई हुई थी 1191, सेकंड 1192, सेकंड का पूछा है, ये हुई थी। ये भी सेम ही उन्हीं के बीच हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो गई थी और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है, इतने फैक्ट यहाँ पे याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? गोल गुम्बद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ये इसलिए दे रखा है क्योंकि इसमें कहीं कहीं क्या दे रखा है कि आदिल शाह ने, यानी कि आदिल शाह ने इसका निर्माण कराया था। नहीं, आदिल शाह का तो वहाँ पर मकबरा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम टू सेम आपको बताने के लिए। अब बात करते हैं गोल गुम्बज। गोल गुम्बज कहाँ पर है? पहली बात तो ये क्वेश्चन आएगा, गोल गुम्बज कहाँ पर है? तो ये बीजापुर कर्नाटक में। ठीक है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। जिसका निर्माण किसने कराया था? ये देखो, फारसी वास्तुकार दाबुल याकूत ने। कब कराया था? तो 1656 में बनवाया था। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुम्बज है, बीजापुर कर्नाटक में। ठीक है, इसका यहाँ इसको और क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या है? सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, यह भी पूछा जाता है, सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से याद रखे। गोल गुम्बद का निर्माण किसने कराया? तो दाबुल याकूत ने कराया था। कब कराया था? 1556 में कराया था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुम्बद कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुम्बद कहाँ है? तो यह है भारत में, यानी कि बीजापुर कर्नाटक में। किसका मकबरा है वहाँ पर? तो पूछा जाए तो आप बताएंगे आदिल शाह का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फैक्ट याद रखना दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे देखना नहीं मिलेगा इस तरह का वीडियो, गारंटी है मेरी। सारे अपने बस चलता रहता है, कुछ नहीं है। चलिए क्यों बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? ठीक है, हुमायूं की बात आ गई।
अभी हमने क्या किया था, मुगल वंश की बात की थी। मुगल वंश की स्थापना कब की गई थी? 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने की थी। ठीक है, बाबर ने कर दी। उसके बाद प्रथम शासक कौन था मुगल का? बाबर था। उसके बाद आया था बाबर का पुत्र हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद में कौन आएगा? बाद में आएगा अकबर, बाद में जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अब हुमायूं की बात की जा रही है। हुमायूं का मकबरा का पूछे तो आपको कहाँ बताना है? हुमायूं यानी कि इसको कह दो हवा। हवा प्रदूषण कहाँ है? दिल्ली में, बस हो गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। मकबरा की बात करें तो दिल्ली। और इसकी हुमायूं नामा की रचयिता कौन थी? उसकी बहन गुलबदन बेगम थी, ये याद रखिए। ठीक है, कौन थी? हुमायूं। हुमायूं नामा के रचयिता, उसकी बहन गुलबदन बेगम थी। इसका मकबरा दिल्ली में है। फैक्ट याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा कराया गया था। ठीक है, मयूर सिंहासन की बात करते हैं तो इसने यानी कि शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। पूछा जाता है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इस मयूर सिंहासन या जिसे तख्ते ताऊस के नाम से भी जाना जाता है, बैठने वाला अंतिम कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है रंगीला से, यानी कि अंतिम ये था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये लूट कर कौन ले गया था? मयूर शासन। यहाँ इसके अंदर जो तख्ते ताऊस था उसके अंदर कोहिनूर हीरा जड़ाया हुआ था, उसको लूट कर ले गया कौन? 1739 में मोहम्मद शाह के समय में। किसके समय में? ये भी पूछा था। आक्रमण किया तो ये नादिर शाह ने किया था। नादिर शाह लेकर लूट कर ले गया था मोहम्मद शाह के समय। मोहम्मद शाह के समय 1739 में ले गया था। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये आ गया ना, नादिर शाह ने। ठीक है, 1739 में किसके समय में कोहिनूर हीरा को लूटा? कोहिनूर हीरा यानी कि तख्ते ताऊस, यानी कि मयूर सिंहासन जिसके अंदर कोहिनूर हीरा जड़ा था, उसको लूटा था किसके? मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर, इसमें तो बहुत सारे फैक्ट बता ही दिए। इसका निर्माण यानी कि तख्ते ताऊस का निर्माण या मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन था, यानी कि दूसरा कौन था? तो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल। अब बात दूसरे की हुई है तो बात पहले की भी होनी चाहिए। पूछा जाता है प्रथम यानी कि फर्स्ट यूरोपीय कौन था भारत आने वाला? तो उसका क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ये भी वास्को डी गामा। कब आया था? 17 मई। ये आया था आपके 17 मई 1498। कहाँ आया था? कालीकट केरल बंदरगाह पर उतरा था। उस समय वहाँ का शासक कौन था? उस समय वहाँ का शासक था जमोरिन। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन था? जमोरिन। जमोरिन जमोरिन जमोरिन। ठीक है, जमोरिन वहाँ का शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत आने वाला दूसरा, ठीक है, दूसरा पुर्तगाली यात्री याद रखे पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल था। प्रथम वास्को डी गामा था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या था? पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कब किया था? दीव पर, ठीक है, गोवा का तो आपको पता होगा। 1510 में गोवा पर अधिकार किया और 1509 में पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार किया। किसने किया? यानी कि उस समय कौन है? 1509 में आया था एक पुर्तगाली जिसका नाम था अलबुर्क। बहुत खतरनाक व्यक्ति था ये, अलबुर्क था। ठीक है, ये कट्टरवादी था। ये कहता था कि अगर मैं जब भी मुसलमानों को देखता हूँ तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक तलवार की तरफ चला जाता है और मैं सोचता हूँ कि इनकी गर्दन उड़ा दूँ। इतना खतरनाक था ये अलबुर्क। कहाँ का था अलबुर्क? पूछा जाता है। कब आया था भारत और कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। पहली बात तो ये कहाँ का था? तो ये था पुर्तगाल का। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि कब आया? तो 1509 में आया था ये। उसके बाद पुर्तगाल ने दीव पर अधिकार कब किया था? 1509 में किया था। ठीक है, गोवा पर 1510 में। गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी 1530 में बनाया था। ठीक है, और चलो आगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, आगे और आ जाएगा। ये आ गया ना, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाल किस वाइस राय से संबंधित है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडो। जो कब आया था? 1505 में आया था। पूछा जाता है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो भारत आया था?
उसका नाम भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है, इसने ब्लू पॉलिसी या शांत जल की नीति अपनाई थी जो 1505 में आया था। ठीक है, इतने फैक्ट याद रखें। अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख दीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए और मुझे भी पता चल जाए। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में। हाँ, तो ये कहाँ से किया था आप पूछोगे, तो ये किया था बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीना था। तब पुर्तगालियों ने इस पर अधिकार कर लिया था 1510 में। आदिल शाह बीजापुर से छीना गया था। यह भी पूछा जाता है कहाँ से लिया गया था। बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1510 में गोवा पर अपना अधिकार जता लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? पुर्तगालियों ने, अभी बताया था, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1530 में बनाया था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ क्या दे रखा है? समुद्री रास्ते से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह केरल में। कालीकट बंदरगाह केरल में आया था। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर उतरा था 1498 में। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा, जिसे कहा जाता है भारत की खोज भी इसी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? अलबुर्ग को गोवा पर अधिकार करने के लिए किस शासक ने प्रोत्साहित किया था? यानी कि किस शासक ने कहा था, साहब जी आप यहाँ से ये गोवा के अधिकार कर लो। यहाँ पर बीजापुर का शासक आदिल शाह बेकार में ही बैठा हुआ है, कोई उसका रोल नहीं है। एक भारतीय था जिसने इसको कहा था कि आप इस गोवा पर अधिकार कर लो, ये हमारे यहाँ पर पड़ा है 1510 में। तो यह था तेमिया नामक हिंदू, यानी कि वहाँ का शासक, मतलब एक शासक ने अलबुर्ग को कहा, साहब आप है ना, ये गोवा है ना, बीजापुर के आदिल शाह से ले लो, यहाँ पर किसी काम का नहीं है। तो इसने कहा था कि गोवा छीन लो, तो इसलिए हमारा ये दुश्मन हो गया ना। यानी तामिया, क्या नाम है इसका? नाम है तेमिया नामक हिंदू ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अलबुर्ग कब आया था? 1509 में, अभी बताया था। ठीक है, 1509 में अलबुर्ग आया था। पूछा जाता है, ये डेट भी पूछी जाती है। 1509 में अलबुर्ग आया, इसने गोवा पर 1509 में आ गया। ठीक है, 1510 में गोवा को छीन लिया। किससे? बीजापुर से। 1510 में गोवा को छीन लिया बीजापुर के आदिल शाह से, और तेमिया नामक हिंदू ने ये इसको प्रोत्साहित कहा था, भाई साहब ले लो आप गोवा। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, याद रखें। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में सीएम, चीफ मिनिस्टर के पलानास्वामी। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। और यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है? मकुंद्रा नहीं, मकुर्ती है क्या? मकुर्ती होना चाहिए एक। नेशनल पार्क यही है, मकुर्ती नेशनल पार्क है। और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क यहीं पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, अभी मोदी किचन भी यहाँ पे परियोजना चलाई जा रही है तमिलनाडु में। फैक्ट याद रखें इतने। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 15। और हाँ, एक ये, यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किसे कहते हैं, क्या होता क्या है? तो ये एक प्रकार की फैक्ट्री होती है जिसके चारों ओर किला बंद किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने फोर्ट सेंट दे दिया, इसका मतलब क्या है? यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसका मतलब होता है कि एक फैक्ट्री होती है, इसके चारों ओर किलाबंदी की जाती है। ये पुर्तगालियों ने की थी तमिलनाडु में, याद रखना, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मिला था? 1632 में मिला था। ठीक है, 1632 में। अभी इसको भी बताऊंगा सुनहरा फरमान क्या होता है। यानी कि अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान 1632 में मिला था। कहाँ से? गोलकुंडा के शासक का नाम क्या था? उसने दिया था कुतुब शाही, यानी कि कुतुब
कुतुब शाही नामक शासक था गोलकुंडा का था, जिसने क्या किया था, अंग्रेजों को 500 पैगोडे यानी 500 पैगोडों के बदले में उसको व्यापार मुक्त कर दिया। भाई आप यहाँ से व्यापार कर सकते हैं, आप हमको 500 पैगोडा दे दो, आप जीवन भर यहाँ से व्यापार कर सकते हैं। ये गोलकुंडा शासक कुतुब शाह ने ये स्वतंत्रता दी थी। इसी ने अंग्रेजों ने क्या माना था, उसको कहा था कि हमें हमें क्या मिल गई, सुनहरा फरमान मिल गया, हम जो कुछ चाहे कर सके। ये कब मिला था, 1632 में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। किसने ईस्ट इंडिया को दीवानी अधिकार प्रदान किया था? इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिया था, मतलब वहाँ पे शासन करने का, शाह आलम द्वितीय ने। अलबुर्ग की समाधि कहाँ है? अलबुर्ग की समाधि स्थल है गोवा में। कब आया था अलबुर्ग? अभी बताया था, बार बार रिविजन करते रहिए। तो 1509 में आया था। कट्टर था एक नंबर का, अभी बताया था मैंने। ये कहता था मैं इनको मुसलमानों को देखता हूँ या कट्टरी लोगों को या देखता हूँ तो, या निजी जाति की, सॉरी मुसलमानों को क्या, निजी जाति के लोगों को देखता हूँ तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली तलवार की तरफ चला जाता है और मेरा मन करता है कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। ठीक है, 1509 में आया था। इसकी समाधि स्थल कहाँ पर है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है? वास्को डी गामा भारत कब आया था? अभी बताया था, 17 मई 1498 कालीकट बंदरगाह यानी कि कप्पू दापू, क्या है, कप कादापू, कप कादापू, ये इसकी, हाँ कप कादापू, ये बंदरगाह है केरल में, कालीकट यहाँ पर आया था। ठीक है, इसके बारे में तो सारे बता ही दिए मैंने, भारत की खोज की थी। कौन सी औपनिवेशिक शक्ति है भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने आई और सबसे बाद में गई थी? तो कौन थी? वह पुर्तगाली थी, पुर्तगीज आई थी। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, बाद में ये कैसे गए आपको पता है? क्योंकि हमने गोवा को मुक्ति कब दिलाई? 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्ति दिलाई, तो बाद में यही गए ना। तो पहले सबसे पहले पुर्तगालीज आए और बाद में यही गए थे उसके हिसाब से। अगर वो कंपनी वगैरह पूछे तो वो तो आपको पता है, फ्रांसीसी वगैरह गए थे। ठीक है, किस पुर्तगाली गवर्नर का नाम बाबरनामा में मिलता है? बाबरनामा में मिलता है तो ये मिलता है नीनो डी कुना का। किस नाम से मिलता है? तो ये मिलता है अनवर नाम से वर्णन मिलता है। बाबरनामा की बात करें तो इसकी रचना बाबर ने ही की थी। बाबर ने की किस भाषा में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। तू से मतलब तुर्की भाषा में रची थी। ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस भाषा में रची है बाबरनामा? तो यह तुर्की भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई? किसने की थी? आपको पता है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का लाने का श्रेय पुर्तगीज को जाता है। ठीक है, तो इसने सर्वप्रथम कहाँ की? गोवा में की थी। कब की थी? 1556 में की थी। ठीक है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लाना, आलू को लाना और तंबाकू को लाना, ये पुर्तगीज का ही नेतृत्व है, यानी कि उनके नेतृत्व में ही आया था, वो ही लेकर आए थे अपने देश में। ठीक है, अब वांडीवास का युद्ध। वांडीवास, पहली बात तो ये पूछा जाएगा आपको, वांडीवास स्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, कब हुआ था? दूसरी बात ये है, तो ये हुआ था 1760 में। उसके बाद पूछेगा आपको किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। उसके बाद आपको पूछेगा कौन जीता? तो अंग्रेज जीते, फ्रांसीसी हारे। उसके बाद पूछेगा अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? सर आयरकूट ने किया था। इतने फैक्ट याद रखें। ठीक है, वांडीवास तमिलनाडु युद्ध कब हुआ? 1760 में। किन के बीच हुआ? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? तो आयरकूट ने। जीता कौन? अंग्रेज जीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखो कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है? अलबुर्ग ने गोवा को, ठीक है, 1510 में किसे छीना? मैंने बताया था बीजापुर के सुल्तान जिसका नाम था आदिल शाह से छीना था। ठीक है, 1510 में अलबुर्ग ने छीना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख, सम्राट अशोक के शिलालेख। इसने, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने कहा था ना मैं बार बार रिवाइज करूँगा,
तो इसने एक तो नेपाल का ललितपुरम नगर किसने बसाया, तो ये बसाया सम्राट अशोक ने। एक श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, उसको भी किसने बसाया, तो ये भी सम्राट अशोक ने। श्रीनगर और ललितपुरम नगर नेपाल का, दो को इनको बसाया। श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है। उसके बाद यानी अशोक के शिलालेख कब पढ़े गए, 1837 में पढ़े गए। किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो ये कौन था, उपगुप्त। यानी कि उपगुप्त के कहने पर अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया। किसके कहने पर, उपगुप्त के कहने पर। ठीक है, अभी बताया कुछ अशोक के बारे में। क्वेश्चन नंबर, और अशोक का एक 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध, तो जो कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है अशोक के किस शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में। याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो ये तो कॉमन सी बात है, अकबर साहब जी थे, अशिक्षित थे। अकबर अशिक्षित थे। ठीक है, अकबर क्यों अशिक्षित थे, क्योंकि आईने अकबरी, जिसे अकबरनामा यानी कि अकबरनामा या आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। सॉरी, इसमें थोड़ा तकलीफ हो रही है लिखने के लिए, मैं चलो बोलकर बता देता हूँ। यानी कि अशिक्षित था अकबर था। क्यों था, क्योंकि इसकी पुस्तक है जो अकबरनामा, या इसका ग्रंथ अकबरनामा या आईने अकबरी किसने लिखी थी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। ठीक है, मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, ये था गुरु रामदास। अमृतसर शहर कहाँ है, पंजाब में, जहाँ पर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अमृतसर पंजाब में इसकी शहर की स्थापना, पूरे शहर की बात हो रही है यहाँ पे, तो गुरु रामदास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल। कब की थी, 1913। कहाँ की गई थी, यूएसए सैन फ्रांसिस्को, यानी कि सैन फ्रांसिस्को में की थी। ठीक है, इतने याद रखें, यूएसए सैन फ्रांसिस्को 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। क्यों की थी, उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह था कि अंग्रेज़ों को भारत से यानी कि निकालना था, भारत को स्वतंत्र कराना था। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, गुरु अंगद देव ने की थी। लंगर प्रथा किसने शुरू की, तो गुरु अंगद देव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। दूसरा वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। तीसरा वेद कौन सा है, तो सामवेद है। चौथा वेद कौन सा है या नवीनतम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है, और दूसरा वेद यजुर्वेद है, और वर्तमान का अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू टोना का मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, इतने फैक्ट याद रखें। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन भी मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। बताने के तो बहुत है, लेकिन दोस्तों इतना टाइम नहीं मिल पाता है ना, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, नेक्स्ट में और कभी लेकर आऊँगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाग स्थानांतरित की थी, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका कारण पूछा जाता है। यानी कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने दक्षिण भारत में कई राजाओं को पराजित किया था। इसलिए वी.एस. स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ये भी याद रखना है, वी स्मिथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 33, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था, तो पता है आपको, राजा राम मोहन राय। कब किया था, 1829 में किया था। और उस समय कौन था शासक, यानी कि वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था।
राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, क्योंकि वो पेंशन चालू कराने के लिए भेजा था, कहाँ पर, ब्रिटिश में भेजा था, इसलिए उसको राजा की उपाधि दी गई अकबर सेकंड ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी, 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण की विषय क्यों की थी? क्योंकि उनके गुरु की उपलक्ष्य में किया था, यानी कि उसे गुरु परमहंस रामकृष्ण थे, पूछा जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। भारत कोकिला किसे कहते हैं? इसके बारे में कई फैक्ट बताऊंगा। सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यही सरोजिनी नायडू थी। भारत यानी कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। कब? 1925 में बनी थी। ठीक है, शायद कानपुर अधिवेशन में हुआ था इसका सिलेक्शन, कानपुर अधिवेशन में भाग लिया था 1925 में, प्रथम भारतीय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। अगर भारतीय महिला पूछे तो एनी बेसेंट, अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, जिसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। इतने फैक्ट याद रखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 36 की तरफ चलते हैं। तो दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाई थी? यह था साहब कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद में गुलाम वंश के संस्थापक की कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। लाख बख्श के नाम से भी किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ये किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने यानी कि ठीक है, दिल्ली सल्तनत प्रथम गुलाम वंश की संस्थापक यही थे। कब की थी गुलाम वंश की स्थापना? 1206 में की थी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? यानी कि वो पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय हुई थी। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में शासक कौन बना था? गुलाम का इल्तुतमिश बना था। इसे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था? मोहम्मद गौरी का था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है मदन मोहन मालवीय, याद रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कौन सा है, क्या दे रखा है? 38वां। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लगा कर रहूंगा। क्या लगा कर रहूंगा साहब जी? तिलक लगा कर रहूंगा। ट्रिक की समझे। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लगा कर रहूंगा। लेकर की जगह आप क्या कर लो? लगा कर रहूंगा, क्योंकि आपको याद आसानी से हो जाएगा। लगा कर रहूंगा, क्या? तिलक लगा कर रहूंगा, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वो भी पूरी जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ उसी प्रकार से आप पूरा इसकी हिस्ट्री लिखेंगे। यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, यह बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ 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 आप अगर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप जैसे और हमारे जैसे अन्य भाइयों के साथ पास भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी अपने एग्ज़ाम क्लियर करने में सक्सेस हो जाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सपोर्ट मी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता। आपने देखा होगा मैंने कहीं पे ज़्यादा बकवास नहीं की, बस आपके लिए